हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CIB IT विथ मी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉड्यूल सी का यूनिट 11 जिसका नाम है प्लास्टिक मनी। आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक मनी क्या होता है, इसके क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स है, इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो ये हमारा CIB का इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, उसका मॉड्यूल सी है। मॉड्यूल सी का नाम है बैंकिंग टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस एंड डिजिटल बैंकिंग। उसी का यूनिट 11 है प्लास्टिक मनी। इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप मेरा चैनल है टेलीग्राम पे CIB IT विथ मी के नाम से ही, आप उस पर अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसको डाल दूंगा, PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप जो YouTube चैनल है मेरा CIB IT विथ मी, उसमें भी आप ये सारे वीडियोस फ्री में आप देख सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं क्या है प्लास्टिक मनी में। इस यूनिट में ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्या है इस यूनिट को पढ़ने का, पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे टू नो वेरियस प्लास्टिक कार्ड टेक्नोलॉजी एंड देयर एप्लीकेशंस। प्लास्टिक कार्ड टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है और उसके एप्लीकेशन है, उसका यूज़ क्या क्या है वो देखेंगे इसमें, इस यूनिट में। अंडरस्टैंड द एक्टिविटी साइकिल ऑफ कार्ड पेमेंट्स, कैसे कार्ड पेमेंट्स होते हैं, उसकी साइकिल्स क्या है वो देखेंगे। फिर कंपेयर करेंगे द एडवांटेज ऑफ स्मार्ट कार्ड्स ओवर द प्लास्टिक कार्ड्स, तो उनका एडवांटेज क्या है स्मार्ट कार्ड्स का प्लास्टिक कार्ड से, अच्छा क्यों है वो हम इसमें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? हम सभी, जैसे कि हमें पता है कि हम सब बैंकर्स हैं, तो हम मोस्टली इस चीज़ को जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये डेली हम यूज़ में करते हैं। देखते हैं, क्रेडिट कार्ड इज़ द मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ पेमेंट सिस्टम्स which has a large extent replaced the traditional form of payment by cash checks etc। तो ये जैसे हम डेली जो लेन देन है हमारा, वो हम या तो कैश में करते हैं या चेक्स में करते हैं, तो उसकी जगह पे अगर हम ट्रेडिशनल और एडवांस वर्जन यूज़ कर रहे हैं पेमेंट का, तो वो एक तरीके का क्रेडिट कार्ड का से भी पेमेंट कर रहे हैं, वो भी इसमें हमारा मॉडर्न सिस्टम में आता है। Visa and Master's cards are associations of banks which deals in credit cards। तो Visa and Master जो है ये कंपनी है, Visa और मास्टर कार्ड्स, ये क्या करती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं, बैंक के साथ डील करती हैं, जो क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आगे देखते हैं, बैंक क्रेडिट कार्ड्स आर ए टाइप ऑफ कंज्यूमर्स लोन्स। जो बैंक का क्रेडिट कार्ड्स है वो एक तरीके का लोन है जिसे हम कस्टमर्स को देते हैं। रिवॉल्विंग इन नेचर्स, जिसका काम कैसा होता है नेचर्स में, रिवॉल्विंग। यहाँ रिवॉल्विंग का मतलब क्या है, एक बार यूज़ हो गया फिर उसके बाद फिर से वही भर गया, फिर से वो ऑटोमेटिक क्रेडिट हो गया। जैसे समझिए ये आपका क्रेडिट कार्ड है, इसकी लिमिट है मंथली, या समझिए 1 लाख है, तो एक बार आपने इसको यूज़ कर लिया 1 लाख, तो इसकी लिमिट यूज़ हो गई, अब ये खाली हो गया। फिर हम इसमें इस अमाउंट को हमने क्या किया, फिर से पे कर दिया, तो क्या हो गया, फिर से ये 1 लाख फिर से हो गया। इसी को कहते हैं रिवॉल्विंग नेचर, मतलब एक बार खाली होना फिर भरना है, एक बार फिर खाली होना फिर भरना है, इसी को बोलते हैं रिवॉल्विंग नेचर। दैट इज ऑटोमेटिकली रिन्यू इटसेल्फ, वो रिन्यू होता रहता है विद इन ए स्पेसिफिक लिमिट। जितनी उसकी लिमिट दी गई होती है बैंक के द्वारा, उतने के हिसाब से वो रिवॉल्विंग होता रहता है और रिन्यू होता रहता है। यही होता है हमारा क्रेडिट कार्ड का फंक्शंस। अब और डिटेल्स में आगे देखते हैं। द होल्डर हैज़ द ऑप्शंस टू यूटिलाइज इट इन पार्ट आर फुल डिपेंडिंग अपॉन हिज नेट। अब होल्डर्स जिसको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है उसके पास ऑप्शन होता है कि यूटिलाइज कैसे करना है। उसको थोड़ा करना है, जैसे 1 लाख की लिमिट है तो उसको कितने की आवश्यकता है, 50,000 20,000 उतना यूज़ करना है, या पूरा उसको यूटिलाइज कर लेना है, ये कंज्यूमर पे डिपेंड करता है। The credit card so availed has to be paid within a period and with repayment the limit gets renewed automatically। तो इसमें क्या होता है कि उसको एक
पर्टिकुलर पीरियड उसके अंदर उसको पेमेंट करना होता है, और उसके बाद वो जो लिमिट है वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाती है। उसी पीरियड के अंदर टाइम डिसाइड होता है, 10 दिन का, 12 दिन का, 15 दिन का, उसी के हिसाब से वो रिन्यू होता है। यूजुअली 2 वीक्स का मिलता है। देखते हैं अब आगे क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशंस क्या है? द यूटिलिटी ऑफ द क्रेडिट कार्ड इज ड्राइव फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू पे गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एक्चुअली पेइंग फॉर देम इमीडिएटली। अब जैसे हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमें कोई पेमेंट करना है, तो उस केस में हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास उस समय पैसे नहीं है, लेकिन भविष्य में 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, सपोज करिए कि आपकी सैलरी फर्स्ट मंथ में आती है, फर्स्ट डेट को आ जाती है, और हमें 27, 28 या 25 को हमें कोई ऐसा काम पड़ गया कि हमें कुछ पेमेंट करना है, पर हमारे पास पैसे नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे? क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट उस केस में आता है। तब हमें क्या होता है कि हम क्रेडिट कार्ड से बैलेंस पैसे ले लेते हैं, और हमें पता है कि 5 दिन बाद, 10 दिन बाद हमारी सैलरी आ जाएगी, तो हम उसे चुका देंगे। इस वजह से क्रेडिट कार्ड का इंट्रोडक्शन हुआ। फिर आगे क्या है? द प्रोसेस इज ए कंटिन्यूस साइकिल इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप्स। इस प्रोसेस, ये जो है प्रोसेस कंटिन्यूस साइकिलिंग होती है। इसमें कैसे कैसे होता है? कंटिन्यूस चलता रहता है ये। देखते हैं। द कार्ड होल्डर्स मेक्स परचेज फ्रॉम द ऑथराइज्ड मर्चेंट प्रोड्यूसिंग हिज क्रेडिट कार्ड एंड ऑब्टेन्स द गुड सर्विस। जो कार्ड होल्डर है वो हमारा क्या करता है? वो मर्चेंट के पास जाता है। ये हमारा कार्ड होल्डर है, ये मर्चेंट के पास गया, जो हमारा मर्चेंट है इससे इसने क्या लिया? गुड्स एंड सर्विसेज ले लिया। गया, इसने कार्ड दिया और इसने गुड्स और सर्विसेज इसको पेमेंट कर दिया। अब कार्ड से क्या होगा? पेमेंट करना है। द मर्चेंट सबमिट्स ए क्लेम टू द बैंक। ये हमारा क्या है? मर्चेंट है, ये कार्ड होल्डर है, ये क्या है? द मर्चेंट सबमिट्स ए क्लेम टू द बैंक। अब इसने क्या किया? मर्चेंट ने एक बैंक के पास अपना क्लेम सबमिट किया। ये हमारा बैंक है, इसके पास क्या हुआ? इसने क्लेम सबमिट किया कि इस कस्टमर ने 10,000 का सर्विसेज ली हैं। फिर द बैंक्स मेक्स पेमेंट टू द मर्चेंट फॉर द वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज सोल्ड। अब ये बैंक क्या करेगी? इसको पैसे दे देंगी 10,000। फिर द बैंक सेंड्स नोटिस टू द कस्टमर टू मेक पेमेंट्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये बैंक क्या करेगी? इसको नोटिस भेजेगी कि आपको पेमेंट देना है। द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज, कि आपने बिल आया है आपका, इतने इतने का आपने पैसे खरीदे थे और उसका पेमेंट आपको करना है। द कार्ड होल्डर्स मेक द पेमेंट टू द बैंक। कार्ड होल्डर्स 5 दिन बाद, 6 दिन बाद उसका पेमेंट कर देगा। दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ईच ऑफ द एबव प्रोसेस एक्सप्लेन डिटेल्स। तो ये इसी तरह प्रोसेस चलता रहता है कंटिन्यूस। इसको अभी हम डिटेल्स में और देखते हैं, इस फिगर्स में कैसे बना हुआ है, तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कार्ड होल्डर हो गया हमारा, कार्ड होल्डर हो गया। इसने पहले क्या किया? मर्चेंट के पास कुछ सामान खरीदा, इसने क्या किया? परचेज ऑन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे परचेज किया, और मर्चेंट ने बैंक के पास क्लेम सबमिट किया। अब क्लेम बैंक क्या करेगा? एक नोटिस सेंड करेगा कार्ड होल्डर के पास। कार्ड होल्डर बैंक को पेमेंट कर देगा 10 दिन बाद, जितने दिन बाद। फिर मर्चेंट क्या करेगा? पेमेंट कर देगा, मर्चेंट को पेमेंट कर देगा बैंक, और फिर इसने गुड्स मिल गया। एक्चुअली में ये इतना टाइम नहीं लगता है, ये विदिन 5 मिनट्स से ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन ये इंटरनल प्रोसेस है, ये कैसे होता रहता है। सेम ये साइकिल फिर से ये शुरू होती है, और रिवॉल्विंग, इसी को रिवॉल्विंग कहते हैं, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये बंद नहीं होता। एक बार हुआ, ख़त्म हुआ, फिर आपकी लिमिट, जब आपने पेमेंट कर दिया, आपकी लिमिट फिर से रिक्रेडिट हो गई, और उसके बाद वो फिर से आप उसका काम करते रहेंगे। फिर आगे देखते हैं सेल्स प्रोसेसिंग
प्रोसेस यूजिंग ए क्रेडिट कार्ड। अब सेल्स का प्रोसेस कैसे होता है, जो भी सामान खरीदे या बेचे जाते हैं उसका प्रोसेस कैसे होता है क्रेडिट कार्ड के केस में, वो देखते हैं। व्हेन द कार्ड होल्डर्स मेक्स ए परचेज द मर्चेंट एक्सेप्ट द कार्ड फॉर पेमेंट। जब भी कभी भी कार्ड होल्डर्स कोई मर्चेंट के पास कार्ड पेमेंट करता है, द मर्चेंट कंप्लीट्स ए स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड ए चार्ज स्लिप्स। मर्चेंट एक चार्ज स्लिप जनरेट करता है जिसे हम चार्ज स्लिप भी बोलते हैं, सेल ड्राफ्ट भी बोलते हैं। इट विल बी इन 3 कॉपीज, ये 3 कॉपीज में होता है। इट विल बी 3 इन कॉपीज, ये 3 कॉपीज में होता है। द सेल्स ड्राफ्ट इज फाइल्ड बाय द मर्चेंट, filled by the merchant and the card holder signs the slip in the acknowledgement। 3 फॉर्म बने, उसमें से कार्ड होल्डर तीनों पे साइन करेगा और मर्चेंट उसको ले लेगा, मर्चेंट ही फिल करेगा। हैविंग रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें एक्नॉलेजमेंट रहेगा कि उसने सर्विसेज या गुड्स ले ली हैं। 1 कॉपी इज गिवन टू द कार्ड होल्डर, एक कॉपी कार्ड होल्डर को दे दी जाएगी। एंड द सेकेंड इज सेंड टू द बैंक फॉर पेमेंट, एक कॉपी बैंक को सेंड कर दी जाएगी पेमेंट के लिए। एंड द थर्ड इज रिटर्न टू द मर्चेंट, और तीसरी कॉपी मर्चेंट के पास रहेगी। आपने देखा होगा जब पॉस में हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वहाँ एक स्लिप जनरेट होती है। अभी साइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो पिन वेरिफिकेशंस का यूज़ हो जाता है, इसलिए 3 कॉपी जनरेट होती है। एक कॉपी तो वो अपने पास रख लेता है, हालांकि कभी कभी वो कॉपी आपको नहीं देता है, लेकिन क्योंकि उसको क्लेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी कॉपी सॉरी, दूसरी कॉपी वो अपने पास रख लेता है, एक कॉपी अपने पास रखता है, एक बैंक के पास चली जाती है इंटरनली, डिजिटली एक आपको दे सकता है। उसके बाद द मर्चेंट हैज़ एन एग्रीमेंट विथ ए बैंक विच इज कॉल्ड एज एक्वायरर। अब इसको समझिए एक्वायरर क्या होता है। ये एक बैंक हो गया मर्चेंट का, मर्चेंट का बैंक हो गया जहां से उसने पॉस मशीन ली है, इसको हम बोलेंगे एक्वायरर। ये इसका मर्चेंट है इस बैंक का, तो हम इसे बोलेंगे एक्वायरर। और एक बंदा है ये जिसने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, उसका बैंक हो गया, इसको बोलेंगे इश्यूअर बैंक। ये हो गया कार्ड होल्डर हमारा। अब देखते हैं, द मर्चेंट हैज एन एग्रीमेंट विद द बैंक विच इज कॉल्ड एज एक्वायरर। द एक्वायरिंग बैंक pays द अमाउंट ऑफ सेल्स ड्राफ्ट लेस इट कमीशंस। अब जब इसने क्या किया, यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स किया मर्चेंट की लोकेशन पे, मर्चेंट ने रिसिप्ट इसको भेजा, पेमेंट हुआ है अपने एक्वायरर बैंक को। एक्वायरर बैंक इसके बैंक से कांटेक्ट करेगा, इसके बैंक से कांटेक्ट करने के बाद देखिए ये इससे कांटेक्ट करेगा बैंक से, और इससे कांटेक्ट करने के बाद इसे डिमांड करेगा। तो इस केस में क्या होगा, सपोज करिए 10,000 का पेमेंट है, इसमें मर्चेंट के पास 10,000 आएगा, इसके पास भी 10,000 आएगा, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन्स फीस वो डिटेक्ट करता है मर्चेंट से कमीशंस के रूप में। एक्वायरिंग बैंक्स ये क्या करेगा, इसमें से कुछ पैसे इसके पास, इससे कुछ पैसे अपने फीस के ये कट कर लेगा, ये कुछ फीस ले लेगा, और इशूइंग बैंक्स भी इसको पैसे देने से पहले एक ये इससे डिमांड करेगा और ये इसको पैसे देगा, तो इसको करने से पहले भी ये अपने चार्जेस कट कर लेगा। इसको कहते हैं इंटरचेंज फी, इस वाले फी को देखिए। लेस इट कमीशन टू द मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड लेटर क्लेम्स द अमाउंट फ्रॉम द कार्ड इशूइंग बैंक्स। ये क्या करता है, पहले एक्वायरिंग बैंक्स पे द अमाउंट ऑफ सेल्स ड्राफ्ट लेस कमीशन, सीएस को पैसे दे देगा कमीशन काट के, और फिर उसके बाद ये इससे क्लेम कर लेगा इश्यूअर बैंक से। फिर देखते हैं इश्यूअर बैंक से वो अपना पैसा बाद में लेगा, पहले वो मर्चेंट को पैसे अपने दे देगा अपना कमीशन काट के,
फिर देखते हैं कैसे करता है वो। बैंक The acquiring banks pay the amount of the sales draft less its commissions to the merchant establishment and later claims the amount from the कार्ड इशूइंग बैंक्स, और बाद में वो कार्ड इशूइंग बैंक से ले लेता है। फिर इसमें क्रेडिट कार्ड में लिमिट्स कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। फ्लोर लिमिट क्या होती है, कार्ड लिमिट क्या होती है। द मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट इज गिवन सम डिस्क्रिप्शंस टू एक्सेप्ट द कार्ड्स इन पेमेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट फिक्स्ड बाय द एक्वायरर। जो एक्वायरर बैंक होता है, जो कार्ड एक्वायरर बैंक होता है, वो क्या कहता है, कुछ अमाउंट फिक्स होता है, कार्ड की लिमिट फिक्स होती है। फ्लोर लिमिट इज पर ट्रांजेक्शन लिमिट एंड वेरीज फ्रॉम मर्चेंट टू मर्चेंट। ये मर्चेंट टू मर्चेंट डिफर करती है कि उसका पेमेंट, उसकी लिमिट कितनी है। जैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है कि आपने कार्ड्स लिए, 1 लाख का कार्ड का लिमिट है, 50,000 की है, वही उसकी लिमिट हो जाती है। फिर कार्ड लिमिट क्या होती है, ये मर्चेंट साइड की लिमिट हो गई, फ्लोर लिमिट, और एक इसी तरह होती है कार्ड लिमिट। द कार्ड होल्डर इज आल्सो गिवन ए लिमिट अप टू विच ही कैन स्पेंड। कितना वो अमाउंट स्पेंड कर सकता है, ये कार्ड की लिमिट हो गई। और ये फ्लोर की लिमिट किसकी थी, मर्चेंट की थी, जिसको कितना वो पैसा रिसीव कर सकता है, जिसके पास पॉस मशीन है या जो है जहाँ पर उसको पेमेंट रिसीव करना है, उसकी भी एक्वायरर साइड पे लिमिट होगी कि उतना लिमिट वो कर सकता है। पर डे में 5 लाख तक रिसीव कर सकता है या 10 लाख से रिसीव कर सकता है। ये बैंक को, इसकी एक्वायरर बैंक लिमिट डिसाइड कर देगी। अब कार्ड लिमिट क्या हो गई, जो कार्ड होल्डर होगा उसके पास भी एक लिमिट होगी कि हमारे कार्ड से 1 लाख तक पेमेंट हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 25,000 हो सकता है क्रेडिट कार्ड से, वो उसकी लिमिट होगी। द अमाउंट स्पेंड इज बिलेड टू द कार्ड होल्डर वंस इन ए मंथ। और सारा बिल जो होता है उसका एग्रीगेट बिल वो मंथ में एक बार होता है। ऑन पेमेंट ऑफ द बिल द लिमिट ऑफ द कार्ड इज ऑटोमेटिकली रिस्टोर्ड। जब भी कार्ड होल्डर पेमेंट कर देगा तो वो उसकी जो लिमिट है वो फिर से रिस्टोर हो जाएगी। एक होता है हॉट कार्ड्स। हॉट कार्ड्स आर दोज विच आर लॉस्ट। जब कोई भी कार्ड लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, तो हम उसे हॉट कार्ड बोलते हैं। स्टोलन, या स्टोलन हो गया, मिसप्लेस्ड बाय द कार्ड होल्डर। इफ द कार्ड होल्डर डिफॉल्ट्स इन पेमेंट ऑफ द ड्यूज टू द बैंक और ऑफन ट्राइड टू एक्सीड द कार्ड लिमिट, द इशूअर प्लेस इट इन द हॉट लिस्ट एंड ट्राइज टू रिट्राइव द। खो गया है या उसने मिसप्लेस कर दिया है या किसी ने चुरा लिया है, तो इशूअर बैंक क्या करेगा, उसको हॉट कार्ड ट्रीट करके उसको क्या करेगा, हॉट लिस्ट कर देता है। यही होता है हॉट कार्ड। फिर इसका ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस कैसा होता है वो देखते हैं। द इशूअर इज रिक्वायर्ड टू सेंड ए स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स एट पीरियडिकल इंटरवल्स कॉलिंग अपॉन द होल्डर टू पे द अमाउंट स्पेंड। जो क्रेडिट कार्ड जो भी बैंक देती है वो कार्ड होल्डर के पास में बिल भेजती रहती है पीरियोडिक इंटरवल पर कि आपका इतना अमाउंट है, आपने इतना अमाउंट खर्च किया है, उसको बिल का पेमेंट करें। द कार्ड होल्डर इज जनरली गिवन 2 वीक्स टाइम्स। यूजुअली ये 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है अमाउंट पे करने के लिए। द अमाउंट कैन बी पेड इन फुल और पार्ट। या तो फुल पेमेंट कर सकते हैं या पार्ट में करेंगे, और उस टाइम लाइन में अगर वो टाइम बीत गया तो उसमें से इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इफ ओनली पार्ट पेमेंट इज पेड द बैलेंस इज कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट बिलिंग साइकिल। बैलेंस नेक्स्ट साइकिल में चला जाएगा एंड द कार्ड होल्डर इज चार्ज इंटरेस्ट फॉर द रोल ओवर पीरियड, और उसको चार्जेस बियर करना पड़ेगा। द एक्वायरर ऑन रिसिप्ट ऑफ द क्लेम फ्रॉम द मर्चेंट वेरीज द सेल्स ड्राफ्ट फ्रॉम फॉर्म एंड इफ फाउंड प्राइम फेसिया in order then pays the amount of the sale draft to the merchant less his commissions। जो मैं आपको बता रहा था, जब मर्चेंट क्या करता है, एक्वायरर के पास क्लेम आता है, एक्वायरर्स ऑन रिसिप्ट ऑफ द क्लेम फ्रॉम द मर्चेंट मर्चेंट की लोकेशंस पर ट्रांजेक्शन्स हुआ, उसने क्या किया, वो सेल जो मैंने बताया था सेल ड्राफ्ट वो अपने एक्वायरर बैंक को भेज दिया। उसके बाद क्या होगा, इफ इट फाउंड प्राइमा फेसी इन ऑर्डर टू द पेज द अमाउंट ऑफ सेल ड्राफ्ट टू द मर्चेंट लेस हिज कमीशन। तो एक्वायरर बैंक क्या करेगी, मर्चेंट को पेमेंट कर देगी अपना कमीशन काट के। फिर द कमीशन में रेंज फ्रॉम 2 to 3.5% डिपेंडिंग अपॉन द कंपटीशन अमंग एक्वायरर्स। अब ये इसका चार्जेस 2 से
3.5% तक हो सकता है, बैंक टू बैंक डिफर करता है। फिर द कमीशंस अर्नड बाय द एक्वायरर इज कॉल्ड द इंटरचेंज फी। ये जो कमीशन होता है इसे इंटरचेंज फी कहेंगे, जो कौन लेता है? मर्चेंट वाला बैंक लेता है। द मर्चेंट इन टर्न्स क्लेम्स द अमाउंट फ्रॉम द इश्यूअर। अब मर्चेंट क्या करेगा? क्लेम करता है ईश्वर से, ईश्वर बैंक से। However, the commissions earned by the acquirer is shared with the issuing bank। फिर वो कमीशन जो उसने अर्न किया है उसका कुछ पोर्शंस वो इशूइंग बैंक को भी देता है। द वीज़ा एंड मास्टर कार्ड फिक्स द इशूअर पोर्शन ऑफ द कमीशंस। वीज़ा और मास्टर ने कमीशंस फिक्स कर रखा है कि जैसे 2% है, मान लीजिए 2% है ये, तो 100 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ, दो रुपये एक्वायरर बैंक को मिलेंगे। अब इस 2 रुपये में से 50 पैसे सपोज करिए इश्यूअर बैंक को मिलने, तो 1.5 रुपये वीजा मास्टर लेगा और 50 पैसे उसको जाएंगे। ये हो गया इसका कैसे कमीशन शेयर होता है। वाइल रीइंबर्सिंग द एक्वायरर द इशूइंग बैंक पे। अब जब रीइंबर्स करेगा एक्वायरर तो इशूइंग बैंक क्या करेगा? अपना कमीशन काट लेगा। फिर आगे देखते हैं चार्जबैक क्या होता है। दिस रेफर्स टू द ट्रांजेक्शंस विच आर ऑथराइज्ड बाय द एक्वायरर बट लेटर डिस्प्यूट बाय द कार्ड होल्डर्स। जब कभी भी कार्ड का ट्रांजेक्शंस तो कर दिया है कार्ड होल्डर ने, लेकिन बाद में कुछ डिस्प्यूट हो गया या उसने सामान लौटाया या कुछ और बात हो गई, तो उसमें चार्जबैक उस केस में रेज होता है कि हमारा पैसा हमें वापस चाहिए, हम गुड और सर्विसेज हमें नहीं चाहिए। व्हेन द बैंक इज सेटिस्फाइड अबाउट द डिस्प्यूट अमाउंट इट क्लेम्स बैक द अमाउंट फ्रॉम द एक्वायरर हु इन टर्न्स रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द मर्चेंट। और वो मर्चेंट से लेके पैसे उसको वापस कर दिए जाते हैं, इसी को बोलते हैं चार्जबैक। फिर आगे हम देखते हैं डेबिट कार्ड क्या होता है। अभी तक हमने पढ़ा क्रेडिट कार्ड सॉरी, देखते हैं क्रेडिट कार्ड। The debit card is a plastic card used at the point of sales to make payments generally for a smaller amount and also for obtaining cash। अब डेबिट कार्ड का यूज़ क्या होता है? स्मॉलर अमाउंट्स पेमेंट करने के लिए और कैश निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। The use of debit card is like use of the check। ये बिल्कुल चेक की तरह यूज़ होता है। The term debit is generally associated with the deposit अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। जो डिपॉजिट अकाउंट होता है किसी व्यक्ति का, उसी से जुड़ा हुआ होता है डेबिट शब्द। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। इसका डिफरेंस क्या है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में, वो चलिए देखते हैं। क्रेडिट का कार्ड क्या होता है? यूजर एक्सेस हिज लाइन ऑफ क्रेडिट। जो उसको क्रेडिट दी गई है, जितना उसकी लिमिट दी गई है, केवल उसी को एक्सेस कर सकता है। और यूज़र एक्सेस हिज अकाउंट, डेबिट कार्ड में वो अपना अकाउंट एक्सेस करता है। फिर क्रेडिट कार्ड में यूटिलाइज अप टू द लिमिट सैंक्शंस टू हिम। कितनी भी लिमिट जितनी लिमिट उसको सैंक्शन की गई है उतनी ही वो यूज़ कर सकता है कार्ड होल्डर। और डेबिट कार्ड में कैन यूटिलाइज अप टू द अवेलेबल बैलेंस इन हिज अकाउंट। जितना उसके अकाउंट में बैलेंस है उतना पूरा वो यूज़ कर सकता है। पेमेंट इज मेड ऑन रिसिप्ट ऑफ बिल फ्रॉम द इश्यूअर एंड बिफोर ड्यू डेट। पेमेंट इज मेड ऑन रिसिप्ट ऑफ बिल फ्रॉम द इश्यूअर एंड बिफोर ड्यू डेट। जो पेमेंट होगा वो रिसिप्ट, जब बिल उसको रिसीव होगी फ्रॉम द इश्यूअर और ड्यू डेट, इन दोनों में से जो भी पहले होगा उसी समय इसको, जो बाद में होगा उसी हिसाब से मिल जाता है। द पेमेंट उसको हो जाता है। पेमेंट इमीडिएट बाय डेबिट टू हिज अकाउंट। इसमें पेमेंट तुरंत हो जाती है, उसका अकाउंट डेबिट हो जाता है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? कस्टमर्स मे और मे नॉट हैव एन अकाउंट। उसका जरूरी नहीं है कि उसका अकाउंट हो, और इसमें कस्टमर मस्ट मेंटेन एन अकाउंट एंड आल्सो बैलेंस। उसके अकाउंट में बैलेंस और अकाउंट दोनों होना चाहिए। पेमेंट्स आर मेड फ्रॉम एनी अदर अकाउंट। इसमें पेमेंट्स किसी भी अकाउंट से कर सकते हैं, और इसमें पेमेंट ओनली फ्रॉम हिज अकाउंट से ही कर सकते हैं। देखते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे डेबिट कार्ड्स के। अब देखिए, डेबिट कार्ड हम सब ने देखा है। यहाँ पर हमारा बैंक नेम होगा, फिर यहाँ पर स्मार्ट चिप लगी होती है, फिर ये कार्ड नंबर होता है। कार्ड नंबर हमारा होता है 16 डिजिट का होता है। एक्सपायरी डेट लिखी होती है, कब एक्सपायर हो रहा है, इसमें मंथ और ईयर का नाम दिया होता है। फिर कार्ड होल्डर का नाम होता है। यहाँ पर पेमेंट नेटवर्क का लोगो होता है, जैसे वीज़ा, मास्टर, जो भी रुपए, ये सारे इसमें लिखे होते हैं। फिर बैक साइड में हमारा मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है,
सिक्योरिटी कोड्स होते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रिप ये होती है, इसी पे उसका इंफॉर्मेशन सेव होती है। फिर सिक्योरिटी कोड ये होता है 3 डिजिट का होता है, अमेरिका में जो होता है अमेरिकन एक्सप्रेस उसमें 4 डिजिट का होता है। फिर यहाँ पे हमारा होलोग्राम लगा होता है, ये वाला ये पोर्शन उसमें होलोग्राम लगा होता है। फिर यहाँ बैंक का या नेटवर्क का लोगो लगा होता है। फिर यहाँ बैंक की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। तो ये हमारा जो है कंपोनेंट्स होते हैं डेबिट कार्ड्स में, क्या क्या यूज़ होते हैं ये थोड़ा याद रखिएगा। जनरली आपको पता ही होगा क्योंकि बैंक में काम करते हैं। अब आगे देखते हैं स्मार्ट कार्ड्स क्या होते हैं। स्मार्ट कार्ड आर प्लास्टिक कार्ड जस्ट द साइज ऑफ विजिटिंग कार्ड। जैसे विजिटिंग कार्ड्स होता है उसी तरह के एक प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं जिसको हम स्मार्ट कार्ड्स करते हैं। इट लुक्स लाइक एनी अदर क्रेडिट कार्ड्स एंड ओनली डिफरेंस इज इट कैरीज ए चिप एम्बेडेड इट इन ऑन द रिवर्स बिलो द मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। बिल्कुल ये क्रेडिट कार्ड के या डेबिट कार्ड की तरह होता है। इसमें भी मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के नीचे में एक चिप लगी होती है। The aim of the smart card technology is to replace multiple number of cards with 1 or 2 cards with storable information। इसका उद्देश्य ये था बनाने का कि कई सारे कार्ड रखने से अच्छा है कि हम 1 या 2 कार्ड रखें जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। फिर देखते हैं स्मार्ट कार्ड्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला है स्टोर्ड वैल्यूज कार्ड्स। तो स्टोर्ड वैल्यूज कार्ड है उसमें क्या होता है, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड आल्सो नोन एज प्रीपेड कार्ड्स और वैल्यू एडिड कार्ड। इसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीपेड कार्ड को ही स्टोर्ड वैल्यू कार्ड बोलते हैं या वैल्यू एडिड कार्ड बोलते हैं। दीज कार्ड्स आइदर हैव ए मैग्नेटिक स्ट्रिप्स और ए कंप्यूटर चिप इन विच द वैल्यू इज स्टोर्ड। इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है या कंप्यूटर चिप होती है जिसमें वैल्यू इज स्टोर्ड, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। विच इज अवेलेबल टू द होल्डर फॉर एक्सेस प्राइमरली एट रिटेल लोकेशंस, जिसको हम किसी भी रिटेल लोकेशंस पे एक्सेस कर सकते हैं। द कंज्यूमर्स पे ए बैंक और द प्रोवाइडर ऑफ द कार्ड फॉर द कार्ड लोडेड विद द वैल्यू। बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि हमें कार्ड जैसे 50,000 का हमें स्मार्ट कार्ड चाहिए तो हम बैंक को 50,000 रुपये पे कर देते हैं पहले से और उस कार्ड में 50,000 का तक वैल्यू आ जाती है, उतना अमाउंट उसमें लोडेड कर दिया जाता है। The consumers takes the card to the various location and makes purchase। अब उसको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं और उससे हम कुछ भी परचेस कर सकते हैं। In payment he insert the cards into the POS terminals and if necessary enters the personal identification number जिसे पिन नंबर बोलते हैं। Funds are directly debited from the cards and transferred to the vendors terminal। इस केस में फंड्स उसके अकाउंट से नॉट अकाउंट्स उस कार्ड से ट्रांसफ़र हो जाते हैं और डायरेक्टली वेंडर्स के टर्मिनल्स पे। इसमें ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि उसके अकाउंट से वो लिंक हो। मर्चेंट देन कैन ट्रांसफ़र द वैल्यू अकोमोडेटेड टू द बैंक अकाउंट बाय रिमोट लॉगिन एज पर 20। फिर मर्चेंट वो चाहे जैसा भी करे अपने अकाउंट में रख सकता है या दूसरे अकाउंट में भेज सकता है, वो मर्चेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आगे मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स क्या होते हैं। द कन्वेंशनल ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स ऑल कंटेन मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन द रिवर्स वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। मैग्नेटिक कार्ड्स जो होता है, जो अभी हमने कार्ड्स देखा उसमें अभी ये हमने कार्ड्स देखा था, इसमें ये जो ब्लैक कलर की पट्टी है इसी को हम मैग्नेटिक स्ट्रिप बोलते हैं जो रिवर्स साइड पे होती है। इसमें इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन 4 ट्रैक्स। 4 ट्रैक्स होते हैं इसमें जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। स्मार्ट कार्ड्स हैव, नंबर याद रखिएगा कि 4 ट्रैक्स में होती है। स्मार्ट कार्ड्स हैव द कैपेसिटी टू स्टोर लॉट मोर इंफॉर्मेशन देन द मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स। जो हमारे स्मार्ट कार्ड्स होते हैं उसमें क्योंकि उसमें चिप लगी होती है तो उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन सेव हो सकती है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स। फिर एक दूसरे कार्ड्स होते हैं जिनको हम रीलोडेबल एंड डिस्पोजेबल कार्ड भी बोलते हैं। 2 टाइप के अलग अलग कार्ड हैं। Reloadable cards are those in which once the stored value is depleted, the value can be replenished by the consumer through a special terminal ATM either by paying cash or transferring amount from his account। ये इस तरह के कार्ड होते हैं जिसमें हम एक बार पैसे डाल दिए फिर वो ख़त्म हो जाने के बाद हम उसको दोबारा से रीलोड कर सकते हैं चाहे ATM से या अकाउंट से ट्रांसफ़र करके।
फिर डिस्पोजेबल कार्ड्स जनरली कम फॉर ए स्पेसिफिक वैल्यू एंड वंस द वैल्यू इज एग्जॉस्टेड द कार्ड हैज़ टू बी डिस्कार्डेड। ये डिस्पोजेबल कार्ड्स ऐसे होते हैं जो जैसे गिफ्ट कार्ड्स आते हैं, वो भी एक तरीके का एग्जांपल है। इसमें 5000 का आपने गिफ्ट कार्ड दे दिया, ये बिल्कुल एटीएम कार्ड की तरह रहेगा, उसमें 5000 का अमाउंट रहेगा, उसको एक बार हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब 5000 तक हम यूज़ कर सकते हैं कई बार में या एक बार में। उसके बाद फिर वो रीलोडेबल नहीं होता है और जिसमें रीलोडेबल होगा उसमें हम दोबारा जैसे रिचार्ज करते हैं बिल्कुल इसी तरह से अमाउंट हम लोड कर सकते हैं। फिर क्लोज्ड एंड ओपन स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स, जो क्लोज्ड एंड ओपन स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स होते हैं, इन ए क्लोज सिस्टम द वैल्यू ऑफ द कार्ड कैन बी यूज्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ओनली इन ए स्पेसिफाइड लोकेशंस लाइक मास ट्रांजिट सिस्टम फॉर फूड, फोटोकॉपिंग, बुक्स एंड वेंडिंग आइटम्स विद ए यूनिवर्सिटी कैंपस। ये क्लोज्ड और ओपन स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर जगह पे ही काम करते हैं, हर जगह पे काम नहीं करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में हो गया, फूड के लिए हो गया, फोटोकॉपी के लिए हो गया, बुक्स स्टोर्स में हो गया, उसी जगह पे वो यूज़ होगा, या लाइब्रेरी में यूज़ हो रहा है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम्स कार्ड्स आर फोन कार्ड्स, जैसे फ़ोन कार्ड्स हो गया, सबवे कार्ड्स हो गया, ETC, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इन ओपन सिस्टम्स द कार्ड्स ऑफ सेवरल इशूअर्स आर म्यूचुअली एक्सेप्टेड। ये इस तरह के कार्ड्स ओपन सिस्टम्स में म्यूचुअली एक्सेप्टेड होते हैं, मतलब आपका कार्ड मेरे यहाँ भी काम करेगा और उनका कार्ड मेरा कार्ड उनके यहाँ काम करेगा, इस तरह से म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होते हैं। ड्यूरिंग 1996 ओलंपिक्स 3 सेपरेट बैंक इशू वीज़ा कार्ड्स। 1996 में वीज़ा कार्ड्स इशू किया था 3 ओलंपिक के समय 3 बैंकों ने, जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल थे, विच आर एक्सेप्टेड बाय ओवर 1500 मर्चेंट, जो कहीं पर भी मर्चेंट्स के द्वारा 1500 मर्चेंट्स के द्वारा कहीं पर भी एक्सेप्टेड किए जा सकते थे। सच एन ओपन सिस्टम हैज़ मेड द कार्ड्स टू नोन एज इलेक्ट्रॉनिक पर्स। इस तरह के कार्ड्स को हम इलेक्ट्रॉनिक पर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट बोलते हैं। फिर आगे है कॉन्टैक्ट लेस स्मार्ट कार्ड्स। इस तरह के कार्ड्स आपने देखे होंगे, जैसे NCMC कार्ड बोलते हैं। आप एक तरह के समझ सकते हैं कि जो हमारे मेट्रो में कार्ड्स यूज़ होते हैं वो एक तरीके के कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड्स ही की तरह है। द कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड इज सिमिलर टू स्मार्ट कार्ड एंड कंटेन्स एन एंटीना। इसमें एक एंटीना होता है, इसके अंदर लगा हुआ होता है, एम्बेडेड विद द प्लास्टिक बॉडी ऑफ द कार्ड। व्हेन द कार्ड इज ब्रॉट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ द रडार, द चिप इन द कार्ड इज़ पावर्ड ऑन एंड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद द रीडर। जैसे ही वो उसके इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में आता है, वो उसमें एक चिप जो है पावर्ड ऑन हो जाती है और कम्युनिकेशन करती है रीडर के साथ। दिस कैन बी यूज्ड फॉर ए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लाइक पेइंग फॉर टेलीफोन्स और फॉर बस टिकट। ये कहीं पर भी यूज़ हो सकता है, बस टिकट में यूज़ हो सकता है, टेलीफोन्स में यूज़ होता है। दीज कार्ड्स आर बिकमिंग मोर पॉपुलर विद ट्रांसपोर्ट कंपनीज में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। अंडर दिस सिस्टम द कार्ड इज लोडेड विद द एंड ईच ट्रेबल आर यूज द वैल्यू इज रिड्यूस। और जितनी बार भी हम जाएंगे वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, फिर से हमें उसे रीलोड करना पड़ेगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल है मेट्रो। द कॉस्ट ऑफ द स्मार्ट कार्ड कैन वेरी फ्रॉम 150 to 250 डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी। ये 150 से 250 रुपये के बीच में आते हैं, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। द कॉस्ट ऑफ द कार्ड वेरीज फ्रॉम वन मैन्युफैक्चरर टू अनदर। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से भी चेंज होते रहते हैं। द कार्ड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय TSMC, XXP, SMIC। नाम याद रखिएगा, ग्लोबल फाउंडर्स, ETC। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जांपल दे देगा, एक कोई कंपनी डाल देगा दूसरी, तो वो कार्ड नहीं बनाती होगी, तो ऐसे पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं बनाती है, तो नाम याद रखिएगा TSMC, NXP, SMIC, ग्लोबल फाउंडर्स। रेंजेस फ्रॉम लेस देन 42, ये जो बनाती हैं कंपनी 40 रुपये से 250 रुपये तक के कार्ड्स बनाती हैं। दिस इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ सिलिकॉन चिप्स। इसमें सिलिकॉन चिप्स, मॉड्यूल्स एंड द प्लास्टिक कार्ड्स सारे की दाम प्राइसेस इसमें इंक्लूड रहती है। फिर देखते हैं एडवांटेज ऑफ स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड्स के एडवांटेज क्या है? द स्मार्ट कार्ड्स हैव इंक्रीज डेटा सिक्योरिटी, एक्टिव एंटी फ्रॉड कैपेबिलिटीज़। डेटा सिक्योरिटी इससे बढ़ जाती है और फ्रॉड्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मल्टीपर्पज़ कैपेबिलिटी, कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इन एप्लीकेशंस एंड ऑफलाइन वैलिडेशंस इजली हो जाता है। दीज फंक्शंस आर मोर और लेस इंटर रिलेटेड बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
of all is the high level of security provided by the smart cards compared to the other type of cards in operations। इसकी खूबी ये है कि ये इंटर रिलेटेड रहते हैं एक दूसरे से, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें सिक्योरिटी एस्पेक्ट, जिसकी वजह से इनका काफ़ी यूज़ हो रहा है। दिस मेक्स इट पॉसिबल द यूज़ ऑफ स्मार्ट कार्ड इन ट्रांजेक्शन्स डीलिंग विथ मनी, प्रॉपर्टी एंड पर्सनल डेटा। इनका काफ़ी तरह के स्मार्ट कार्ड्स का जो यूज़ हो रहा है ट्रांजेक्शन्स में हो रहा है, डीलिंग विथ मनी, मनी के फॉर्म में, प्रॉपर्टी में एंड पर्सनल डेटा, सारी जगह पे इनका यूज़ हो रहा है। द मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ऑपरेशंस फॉर द बैंक इज़ मच चीपर कंपेयर टू द मैग्नेटिक स्ट्रिप। और इसका दूसरा फ़ायदा क्या है, फाइनेंशियल ऑपरेशंस इसके मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है सस्ता है, मच चीपर है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के मुकाबले में। सिंस द स्टोर्ड वैल्यू कार्ड्स कैरी द मॉनेटरी वैल्यू विद देम, क्योंकि स्टोर्ड कार्ड में चिप लगी होती है, मॉनेटरी वैल्यू विद देम, एनी ट्रांजेक्शंस डज नॉट इंक्वायर द अकाउंट टू बी यूज। इसमें अकाउंट का यूज़ नहीं होता क्योंकि चिप उसी में लगी हुई होती है। As such, these can be used by children, tourists and others who do not have banking account। इसमें बैंकिंग के अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए चिल्ड्रंस या टूरिस्ट कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। When a smart card is inserted in a terminal, it can perform complex decision-making tasks, including the handshake procedures that provide the card's validity to the terminal and terminal's validity to the cards। स्मार्ट कार्ड्स में क्या होता है, ये टर्मिनल्स में परफॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स डिसीजन, जैसे मेकिंग टास्क इंक्लूडिंग द हैंडशेक्स। हैंडशेक्स का मतलब ये हुआ, जैसे आपने मेट्रो में देखा होगा, आपने यहाँ से एंटर किया इस स्टेशन से, फिर आपको यहाँ तक जाना था, आपने यहाँ पर गए, ये हो गया। अब आप सोचे कि दूसरी जगह पे आप डाल दें, जब ये एक सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये आपका क्या करेगा, अमाउंट कटेगा उसी हिसाब से। जब ये सर्किट कंप्लीट होगा, आपने यहाँ से जैसे टोकन सिस्टम देखा होगा, यहाँ से आपने चढ़ा और यहाँ पर तक के लिए लिया, तो इस यहाँ तक का हो गया। अभी आप सोचिए कि ये चीज़ ले जाके इसी टोकन को आप यहाँ पर दूसरी जगह इस्तेमाल कर लें तो नहीं होगा, क्योंकि एक सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। इसी को यहाँ पर बोलते हैं हैंडशेक। Smart cards may or may not require online validations like magnetic strips cards, since the validation is done on the cards। इसमें validations cards में होता है, क्योंकि मैग्नेटिक स्ट्रिप्स में ऑनलाइन वैलिडेशंस होता है, लेकिन इसमें चिप में ही हो जाता है। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू कंबाइन द फंक्शंस ऑफ द स्मार्ट कार्ड्स विद बायोमेट्रिक। इसके साथ हम बायोमेट्रिक फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स, हैंड ज्योमेट्री, इससे और भी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। विच कैन कनेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द कार्ड होल्डर टू द कार्ड, जिससे हम कार्ड होल्डर की आइडेंटिटी पता कर सकते हैं। दिस मेक्स इट मोर सिक्योर एंड लेस प्रोन टू फ्रॉड्स। इससे फ्रॉड्स कम होंगे। स्मार्ट कार्ड कैन बी पर्सनलाइज एज क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड वेरिएंट्स। इसे हम क्रेडिट, प्रीपेड, डेबिट के तरह से यूज़ भी कर सकते हैं। दीज डेज these are also tokenized in different form factors such as the mobile device और वॉच। इसमें और फीचर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं जिससे हम मोबाइल्स और वॉच के थ्रू भी इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। The Reserve Bank of India had set a target for banks to upgrade the ATM by September 2017। 2017 में RBI ने सारे ATMs को अपग्रेड करने के लिए कहा था, ATMs कार्ड को, विद एडिशनल सेफ्टी मेजर्स टू प्रोसेस EMV, जिससे EMV चिप्स को प्रोसेस कर सके, और पिन कार्ड्स को भी, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट स्कैमिंग एंड क्लोनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, जिससे क्लोनिंग ऑफ डेबिट और क्रेडिट कार्ड की कम हो सके। दिस हैज़ बीन अचीव्ड बाई ऑल बैंक्स एज ऑफ डेट, और सारी बैंकों ने 2017 तक इसको कंप्लीट कर दिया था। While the POS terminal infrastructures in the country has been enabled to accept the process EMV chip and PIN cards, और सेम टेक्नोलॉजी POS टर्मिनल्स पे भी यूज़ हो रही है जो EMV चिप और पिन कार्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। ATM infrastructures continue to process the card transactions based on the data from the magnetic strips। ATMs जो है डेटा हमारे मैग्नेटिक स्ट्रिप से भी लेके प्रोसेस करता है। एज ए रिजल्ट द ATM कार्ड ट्रांजेक्शंस रिमेन वल्नरेबल टू स्कीमिंग, क्लोनिंग, ETC फ्रॉड्स, इवन दो द कार्ड्स आर EMV चिप एंड पिन बेस्ड। पहले क्या था, ATM कार्ड्स में जो क्लोनिंग हो जाती थी,
मैग्नेटिक स्ट्रिप्स के, जबकि EMB चिप आने से और पिन का यूज़ होने से ये इसका चीज़ें कम हो गई हैं। इट हैज़ बिकम नेसेसरी टू मैंडेट EMB का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूरोपे मास्टर कार्ड वीज़ा, ये फॉर्म आता है एग्ज़ाम में, तो इसको याद रखिएगा। चिप एंड पिन कार्ड एक्सेप्टेंस एंड प्रोसेसिंग एट ATMs। ATM क्या करता है, EMB चिप और पिन दोनों को प्रोसेस करता है। Contact chip processing of EMB chip and PIN cards at ATM would not only enhance the safety and security of transactions at ATM but also facilitate preparedness of the banks for the proposed EMB liability shift from ATM transactions, and when it comes into effect is NPCI is stopped routing मैग्नेटिक स्ट्रिप्स। अब जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स लगी होती थी वो स्टॉप हो गई हैं, NPCI ने उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है, और ATM जो है EMB चिप और पिन का यूज़ करता है। Further, in order to ensure uniformity in card payment ecosystems, banks should also implement requirement at their micro ATMs which are enabled to handle card-based payments। जो ATMs हैं उस पर कार्ड बेस्ड पेमेंट्स का यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इसको इनेबल कर दिया गया है। अब देखते हैं CVV और CSC क्या होता है। CVV का फुल फॉर्म है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, और इसका CSC का है कार्ड सिक्योरिटी कोड। दोनों एक ही चीज़ है। ऑन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में 3 डिजिट का नंबर होता है। ऑन वीज़ा, जो भी हमने देखा था, वीज़ा, मास्टर एंड डिस्कवर ब्रांडेड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, इन सब, डिस्कवर जो है एक ब्रांडेड, ये भी एक क्रेडिट कार्ड है एक टाइप का, हम याद रखिएगा। जिसमें इसमें भी CVV होता है जो कि 3 डिजिट का नंबर होता है, और जबकि अमेरिकन एक्सप्रेस ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है वो 4 डिजिट का उसमें न्यूमेरिक होता है। तो ये पॉइंट्स इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। द CVV नंबर कैन बी लोडेड बाय लुकिंग ऑन क्रेडिट और डेबिट कार्ड एज इलस्ट्रेटेड इन द लोकेटेड। तो ये कहाँ पर होता है, जैसे इसमें दिया हुआ है ये 3 डिजिट का है, और यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस में 4 डिजिट का है, इस तरह ये दिया होता है। Providing the CVV number to an online merchant proves that one actually has the physical credit or debit card। अगर CVV नंबर पता है तो इसका मतलब आपके पास फिजिकल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है, जिससे फ्रॉड्स को रिड्यूस कर सकते हैं। CVV numbers are not the card's secret pin। ये पिन नहीं होता है, ये दूसरा नंबर होता है जो कि बैक साइड में अवेलेबल होता है। One should never enter one pin number when asked to provide the CVV। CVV की जगह पे कभी भी पिन नंबर नहीं डालना चाहिए। पिन numbers are allowed to use one's credit or debit card at an ATM or when making an। पिन नंबर्स यूज़ होते हैं जब हम क्रेडिट और डेबिट कार्ड से का यूज़ करते हैं हम ATM में, व्हेन मेकिंग एन इन पर्सन परचेज विथ डेबिट कार्ड और कैश एडवांस विथ एनी क्रेडिट कार्ड। जब हम कुछ कैश निकालते हैं या परचेज करते हैं उस समय हम यूज़ करते हैं। CVV नंबर्स आर आल्सो नोन एज CSC नंबर्स, कार्ड सिक्योरिटी कोड जिसे कहते हैं, एज वेल एज CVV2। 2 जनरेशन्स है which are the same as CVV numbers except that they have been generated by second generation proceed to make them harder to guess, इसलिए इसको second generation भी कहते हैं CVV2। In 2016 in new e-commerce technology called motion code। 2016 में एक नई टेक्नोलॉजी आई थी जिसे हम मोशन कोड कहते हैं, जिसे डायनेमिक CVV के नाम से भी जानते हैं, was introduced designed to automatically refresh the CVV code to a new one every hours। जिसमें क्या था, हर 1 घंटे में वो CVV नंबर्स चेंज होता रहता था। There are several types of security codes। कई सारे के कोड्स होते हैं, वो देखते हैं। The first code called CVC1 और CVV1 is encoded on track 2 of the magnetic strips of the card and used for card present transactions। ये CVV1 या CVC1 जो है ये फर्स्ट जनरेशन का था, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स में जो डेटा स्टोर रहता था उससे ये मैच करता था। द पर्पज ऑफ द कोड इज टू वेरीफाई दैट द पेमेंट कार्ड इज एक्चुअली इन द हैंड ऑफ द मर्चेंट। ये वेरीफाई करता था कि मर्चेंट ही वो पेमेंट कर रहा है कि नहीं। This code is automatically retrieved when the magnetic strip of a card is swapped on a point of sales card present device and is verified by the user।
तो ये जो यूज़र एंटर करता था CVV नंबर और जो उसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप में रहता था, वो जब दोनों मैच कर लेता था तब ये ट्रांजेक्शंस को पास करता था। ए लिमिटेशन इज दैट इफ द एंटायर कार्ड हैज़ बीन डुप्लीकेटेड एंड द मैग्नेटिक स्ट्रिप्स कॉपीड देन द कोड इज स्टिल वैलिड। इसका एक लिमिटेशन थी, अगर कार्ड चोरी हो गया या कार्ड का मैग्नेटिक स्ट्रिप पूरा कॉपी हो गया या कार्ड पूरा कॉपी हो गया, डुप्लीकेट बन गया, तब इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं था। द सेकेंड कोड एंड द मोस्ट साइटेड इज CVV2 और CVC2। जो सेकेंड जनरेशन का आया था वो ये था, दिस कोड इज ऑफन सॉर्ट बाय मर्चेंट्स फॉर कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शंस। इसका यूज़ होता था जब कार्ड उसके पास प्रेजेंट नहीं होता था। अकरिंग बाय मेल, फैक्स, टेलीफोन और इंटरनेट, उसका हम यूज़ इंटरनेट, टेलीफोन या किसी से कर सकते थे। इन सम कंट्रीज इन वेस्टर्न यूरोप, कार्ड इशूअर रिक्वायर ए मर्चेंट टू ऑब्टेन द कोड व्हेन द कार्ड होल्डर इज नॉट प्रेजेंट इन द पर्सन। इन सब कंट्रीज में वो CVV कोड का ज़रूरत पड़ती थी जब कार्ड का होल्डर उनके पास नहीं रहता था। Contactless card and chip cards may supply their own electronically generated codes such as ICVV। अब जो कॉन्टेक्टलेस कार्ड आए उसमें कैसे यूज़ होता था, ICVV जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू और डायनेमिक CVV, ये चिप में रहता था, इससे ये इसका यूज़ होता था। लिमिटेशन ऑफ CVV और CSC, इसके लिमिटेशंस क्या है, द यूज़ ऑफ द CSC कार्ड सिक्योरिटी कोड कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट फिशिंग स्कैम। जो फिशिंग स्कैम होता है, कॉल करके आपसे डिटेल्स मांगते थे, उसमें ये इससे वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता था। वेयर द कार्ड होल्डर इज ट्रिकेड इनटू द एंटरिंग द CSC among अदर कार्ड डिटेल्स वाया फ्रॉडलेंट वेबसाइट के थ्रू भी वहाँ पर एक फर्जी वेबसाइट रहती थी, वहाँ पर वो एंटर कर देता था। द ग्रोथ इन फिशिंग हैज़ रिड्यूस द रियल वर्ल्ड इफेक्टिवनेस ऑफ द CSC एज एन एंटी फ्रॉड डिवाइस। इसको ग्रोथ जो है वो कम हो गई थी, कैसे, एंटी फ्रॉड डिवाइस लगाने से, इफेक्टिवनेस ऑफ CSC की वजह से, जो हमने CSC का एंटी फ्रॉड डिवाइसेस यूज़ की थी। देयर इज़ नाउ आल्सो ए स्कैम वेयर ए फिशर्स हैज़ ऑलरेडी ऑब्टेन द कार्ड। एक दूसरे तरीके का फिशिंग होता है जिसमें आपका कार्ड्स की डिटेल्स उसको मिल जाती है, परहैप्स बाय हैकिंग ए मर्चेंट, या तो मर्चेंट डेटाबेस हैक कर लिया गया है या पुअरली डिजाइन रिसिप्ट है उस वहाँ से उसको मिल गया है, एंड गिव्स दिस इंफॉर्मेशन टू द विक्टिम्स बिफोर आस्किंग फॉर द CSC। और अब ये विक्टिम्स को वो बता देता था कि आपका कार्ड नंबर ये है, और उससे वो CSC कोड पूछ लेता था। However, a motion code system introduced in 2016 where the CVV code is refreshed every 1 hour may address this limitation to a great extent। अब जो 2016 में मोशन कोड आया था जिसमें हर 1 घंटे में वो CVV कोड बदलता था, उसने कुछ हद तक इसको रिड्यूस कर दिया था। दोस्तों, इसी के साथ इस यूनिट का जो हमारी यूनिट 11 थी, इसका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है CIB IT with me के नाम से, और यूट्यूब चैनल भी CIB IT with me के नाम से ही है। आप लोग कृपया अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इस अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।